किया और आपने बहुत डायरेक्शन दी है यूपी पुलिस को। पीक पर क्राइम था और एक लड़का नया आया, क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला, वो गोरखपुर से आया, लखनऊ रुका और उसने एक के बाद एक बहुत ही सेंसेशनल क्राइम किया। तब एसटीएफ कल्याण सिंह जी ने बनाई। उन्होंने कहा साहब एक डेडिकेटेड टीम बना दीजिए इसी के लिए, राज्य की जनता परेशान है, लोगों को धमका रहा है, मंत्रियों को भी धमकाया उसने। एफआईआर रजिस्टर कराना डिफिकल्ट क्यों? अब उसने एफआईआर लिख ली और उसके साथ ऐसा हुआ कि बहुत बार एफआईआर झूठी हुई, लेकिन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। सच सामने आता है? आता है, छुपता नहीं है? नहीं छुपता। दाऊद के जो ऑपरेशंस थे वो सी शोर पे थे, तो उनको धमकाने के लिए एक जमाने में सीरीज ऑफ किडनैपिंग हुई, दैट टू ऑफ टॉप बिजनेसमैन। तो इस पूरे सब्जेक्ट पे हमने किताब लिखी। अभी फिलहाल उसका नाम मैंने अंतहीन। देखिए, कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, पर कभी कभी ना उन्हें चलाने के लिए एक ऐसी सोच चाहिए जो सिस्टम से भी आगे देखती हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जिनकी जिंदगी एक मिशन है। ड्यूटी, डेंजर एंड डिटर्मिनेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड। सो लेट्स मीट मिस्टर राजेश कुमार पांडे, आईपीएस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बरेली रेंज से। एक नाम जिन्होंने अपनी करेज, क्लैरिटी और कमिटमेंट से यूपी पुलिस को नए डायमेंशंस दिए। फ्रॉम फाउंडिंग द स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ एंड एटीएस टू इन्वेस्टिगेटिंग some of India's most critical cases, that to the terror cases. उनका सफर एक कहानी है ग्रिट और ग्लोरी की। राजेश सर सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, बल्कि एक राइटर भी है। वर्चस्व उनकी लिखी किताब एक मास्टरपीस है। पावर और पॉलिटिक्स के सच को, उनके बीच के सच को सामने लाती है। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उनके एनकाउंटर्स, एथिक्स और एक्सपीरियंसेस की, उनके अंदर के वॉरियर और राइटर दोनों से। So let's dive into the world of courage, conviction and encounters with Mr. Rajesh Kumar Pandey, IPS. राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जिंदगी का फर्स्ट, मैं बोलूंगी सेकंड क्राइम रिलेटेड, गैंगस्टर रिलेटेड पॉडकास्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। टू स्टार्ट विद, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपने बहुत कुछ हासिल किया और आपने बहुत डायरेक्शन दी है यूपी पुलिस को जी। बताइए अपने बारे में। देखिए, शुरुआत तो जैसे सबकी होती है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई थी प्रयागराज में हुई, फिर यूनिवर्सिटी में आया, बीएससी किया, एमएससी किया, एमएससी बॉटनी में किया, नेट क्वालिफाई किया, रिसर्च स्कॉलर हो गया, प्रॉपर रिसर्च स्कॉलर, जेआरएफ रहा, एसआरएफ रहा। रिसर्च एसोसिएट के लिए मैं आईएआरआई गया, वहाँ एक सेंटर है एनएफबीजीए, नेशनल फैसिलिटी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गा, वहाँ गया। लेकिन समहाउ दिल्ली में ही और भी बहुत से लोग वहाँ रिसर्च वाले थे, तो ये लगा कि नहीं, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। मैं पीएचडी करूँगा, पीएचडी के बाद फिर नौकरी की तलाश करूँगा, फिर और थोड़ी सोशल एक्सेप्टेंस हम लोगों के समय में अगर पूछा जाए, जैसे मैं गांव के बैकग्राउंड का हूँ, तो वहाँ पूछते हैं भाई किस क्लास में पहुंचा लड़का, मेरे फादर से मुझे 12 कर लिया उसने जी, 14 कर लिया उसने। अच्छा, आप क्या कर रहा है? रिसर्च का। ये क्या होता है, इससे क्या मिलेगा? तो उनके लिए तो वही जो है कि साहब लेखपाल है, दरोगा है, जूनियर इंजीनियर यानी ओवरसीयर उस समय कहते थे, वो सब सोसाइटी को अच्छा लगता था। वो इनकी समझ में नहीं आता था क्या करना है। खैर, हम वहां से वापस आए, इलाहाबाद आए, कंपटीशन की तैयारी शुरू की। सारे कंपटीशन हम लोगों ने, 2 लोग थे, मैं था, मेरे साथ एक रमेश श्रीवास्तव, हम दोनों लोग एमएससी बॉटनी के पास आउट थे, दोनों ही नेट क्वालिफाइड थे, दोनों लोगों ने रिसर्च ज्वाइन की थी आईएआरआई में। तो हम दोनों लोग चले आए, हम लोगों ने तैयारी शुरू की और जैसे सब की इच्छा होती है साहब, सिविल सर्विसेज में हम आईएएस हो, आईपीएस हो, हमारी भी इच्छा थी। खैर नहीं हो पाया, तो मैं स्टेट सर्विस में, पहले अटेम्प्ट में मेरा स्टेट सर्विस में हुआ। आई गॉट पीपीएस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस ऑफ 86 बैच।
शुरुआती नौकरी की, और 90 का दशक बड़ा टफ था। और 90 के दशक में जो क्राइम था वो बहुत अजीब टाइप का था, हर तरह का क्राइम था। पुलिस के पास जो इस समय गैजेट्स हैं वो नहीं थे, इन्वेस्टिगेशन का कोई साधन नहीं था प्रॉपर, फॉरेंसिक्स का उतना जोर नहीं था, मोबाइल उस समय बिल्कुल नहीं थे, मोबाइल तो बहुत बाद में 97 98 में यूपी की सर्कल में आया। तो बड़ा कठिन दौर था वो जो क्राइम का दौर था, वो कोई तरह का क्राइम ऐसा नहीं है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम सोनभद्र। खैर वहां से घूमते टहलते मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में सर्किल ऑफिसर हजरतगंज रहा, कैसरबाग रहा, और उस समय एकदम पीक पर क्राइम था। और एक लड़का नया नया आया, क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला, वो गोरखपुर से आया, लखनऊ रुका, और उसने एक के बाद एक बहुत ही सेंसेशनल क्राइम किए, बहुत सेंसेशनल क्राइम किए। जैसे वीरेन शाही, एक यहाँ पर बड़े बाहुबली हुआ करते थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेन शाही। तो वीरेन शाही की उसने हत्या कर दी, दिलीप होटल में एक फायरिंग कर दी। अच्छा। इस तरह से, हाँ। और उसके बाद बिहार में जाके वहाँ जो नंबर 2 थे लालू की कैबिनेट में और हटाए गए थे, उन पे चार्जेस थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद, उनकी हत्या कर दी। तो एकदम से ही शॉर्ट एंड फिल्म बड़ा उसका असर हुआ। तब तक ये भी हल्ला हुआ कि साहब वो उसने जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उनके मारने की सुपारी ले ली। बहुत हल्ला हुआ, अखबारों में निकला, टीवी में निकला, तमाम शोर हो गया। तब एसटीएफ कल्याण सिंह जी ने बनाई। उन्होंने कहा साहब एक डेडिकेटेड टीम बना दीजिए इसी के लिए, राज्य की जनता परेशान है, लोगों को धमका रहा है, मंत्रियों को भी धमकाया उसने, तो इन सबसे निपटने के लिए। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम कि किसी एक क्रिमिनल से निपटने के लिए एक यूनिट बनाई गई। अच्छा। एसटीएफ जो वीरप्पन के लिए बनी वो इसके बाद बनी, और उसमें भी कई स्टेट्स की पुलिस थी जी। अजय राज शर्मा, लेट अजय राज शर्मा साहब बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी थे, बहुत प्रैक्टिकल पुलिस अधिकारी थे, और उन्होंने बहुत काम किया था। उनको बुलाया गया। अच्छा। कि साहब आप एक टीम बनाइए और जो इसी पर काम कर रहे श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग पे। तो उन्होंने कहा साहब हमको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि अपने चॉइस के ऑफिसर रखूं मैं, और फिर हम इसको करेंगे, जरूर करेंगे। बहरहाल अरुण कुमार साहब हमारे पहले एसएसपी हुए। अच्छा। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह साहब आए। छोटी सी टीम 15-20 लोगों की बनाई गई। This is 97. हाँ, it was in 98. 98 में ये बनाई गई, और विद द सोल ऑब्जेक्टिव, और वो भी टाइम लिमिट थी, 6 महीने के लिए बनाई गई थी। एसटीएफ वाज फॉर्म ओनली फॉर 6 months, दैट टू विद अ सिंगल टारगेट ऑफ श्री प्रकाश शुक्ला एंड हिज गैंग। लेकिन 6 महीने में खैर हमको सक्सेस मिल गई। श्री प्रकाश शुक्ला एलिमिनेट हो गया, उसके साथ के लोग सब न्यूट्रलाइज हो गए। फिर धीरे धीरे इसका समय 6 महीने और बढ़ाया गया, फिर साल भर बढ़ाया गया, और आज की तारीख में एसटीएफ है नॉर्थ इंडिया में इससे मजबूत और इससे रिजल्ट ओरिएंटेड कोई दूसरी यूनिट नहीं है। तो इस तरह यहाँ पहुंचे। फिर काफी लंबे समय में एसटीएफ में रहा। फिर जब सब हम लोगों को दिया गया टास्क खत्म हुआ, फिर बाहर निकाला गया हम लोगों को, सबको कहा गया भाई अब इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स में भेजिए, दे हैव एनफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो फिर हम आगे लखनऊ में एसपी सिटी हुए। फिर घूमते रहे, कभी लखनऊ में लंबे समय रहा मैं एसपी सिटी, फिर एसपी सिटी गाजियाबाद, एसपी सिटी मेरठ, ये सब होते होते प्रमोट हुआ, आईपीएस हुआ। तो आईपीएस के होने के बाद में पहली पोस्टिंग मेरी रायबरेली हुई 2013 में। अच्छा। फिर रायबरेली हुआ, फिर उसके बाद एसएसपी सहारनपुर, एसपी गोंडा, एसएसपी लखनऊ, एसएसपी अलीगढ़, एसएसपी मेरठ, ये जर्नी रही। फिर लास्ट में डीआईजी बरेली रहा 2-2.5 साल, फिर वहीं से आईजी होकर वहीं से मैं रिटायर हो गया 2021 में, यानी 4 साल हो गए मेरे रिटायर हुए भी। और उसके बाद फिर क्राइम पे चूंकि मेरा सब कुछ, हाँ, एक्सपीरियंस भी था और दूसरे शौक भी था क्राइम पे काम करना, क्रिमिनल सेटअप को स्टडी करना, क्रिमिनल्स के माइंडसेट को स्टडी करना। कोई इंसिडेंट जैसे न्यूज़पेपर में देखा या टीवी पर देखा, तो उसको ये कैलकुलेट करना कि अब इसमें आगे क्या होगा, कौन हो सकता है।
तो इसी के लिए मैंने एक अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया उस समय जब ये कोरोना अपने पीक पर था। अच्छा कोई पुलिसिंग का काम सब बंद हो गया था, जी, क्राइम एकदम जीरो पे जीरो था, था almost। कोई आता नहीं था जी। ऑफिस में। तो फिर मैंने ये सोचा कि अपनी जो जर्नी है पुलिस की, जी ये भी लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। बहुत पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने हम लोगों को। जब भी आप किसी जगह पोस्ट होते हैं तो अगर आप उसका टोटल आपकी गाड़ियों का, आदमियों का, गनर का, ड्राइवर का, ये सब अगर आप खर्च जोड़ें जी तो किसी भी पुलिस अधिकारी पे गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है। हम्म, तो मुझे ये लगा कि अगर हम अपनी सर्विस के दौरान जो कुछ हमने किया है अगर ये लोगों तक पहुंचेगा पहुंच जाए। तो फिर इसकी थोड़ा हम रीपे कर पाएंगे। सब तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये लगे कि हाँ इन्होंने कुछ काम किया है। एंड ऑल्सो लेसन्स भी होते हैं ना, लेसन्स मैं Because- अपने किस्सा गोई की उस मेरा चैनल तो मेरे नाम से है IPS जी। राजेश पांडे, लेकिन उसका जो प्रोग्राम है वो किस्सा गोई है, जी। मीन्स स्टोरी टेलिंग, दैट टू अबाउट रियल क्राइम। या कोई उसमें दूसरी चीज नहीं हाँ, होती। बट आपकी लर्निंग्स होंगी ना हाँ, तो उसमें बस। पहले इंसिडेंट पूरा जी और उसके बाद लास्ट में 5-7-8 मिनट्स लर्निंग्स जी कि ये क्या बचाया जा सकता था, इसमें किसकी गलती हो सकती है, ट्रेडिशंस क्या क्या हैं। तो ऐसे केसेस जब मेरे जैसे मैं जब आफ्टर माई रिटायरमेंट टीवी पर मैंने देखा तो उसको उसी दिन मैं किस्सा गोई में डिस्कस करता था। ओके, वेरी और ये भी गेस करता था कि इसमें क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, लोगों का रिस्पांस अच्छा आया। और दूसरी बात यह है कि वो क्राइम को सोचने समझने की कंटिन्यूटी बनी रही और इसी वजह से लोग पसंद भी करते हैं। फिर इसको और आगे कंटिन्यू करने के लिए मैंने बुक्स लिखनी शुरू की। तो अभी मैं आपको यहाँ रोकूंगी। जी। आपने बॉटनी में पढ़ाई करी जी और अल्टीमेटली आपने एनकाउंटर किया। जी हम अभी माइंडसेट की बात करेंगे। जी जी आपकी एजुकेशन में आपने सॉफ्टनेस देखी, बॉटनी प्लांट्स की भी पढ़ाई करी, जी फिर आपने क्रिमिनल माइंडसेट को पढ़ा। जी मुझे इन दोनों के डिफरेंस में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, इसके बारे में जानना है। देखिए 3 तरीके हैं जो किसी के माइंड को ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छा कि वो क्राइम का रास्ता पकड़ लेता है। 3 परिस्थितियां हैं, नॉट तरीके। ओके। पहला कि उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ या जहां वो रहता है वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो उसको एकदम जैसे कहते हैं ना दिल तक उतर गया हो। जी। अगर उसके साथ है, उसकी फैमिली के साथ हुआ है तो वो उसका बदला लेना चाहता हो, नंबर 1। नंबर 2 कि उसे ये लगता है कि ये तो बड़ा शॉर्ट तरीका है पैसा कमाने का, बहुत शॉर्ट तरीका है पब्लिक में अपने आप को स्टेब्लिश करने का। वो दौर वो था कि जो क्रिमिनल थे वो पहले पॉलिटिकल लोगों के लिए काम करते थे, लाइक बूथ कैप्चरिंग। सब 90s का है ये कि पॉलिटिकल आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है उसने लोकल 4-5-6-10 लोगों को इकट्ठा किया, 4-5 बूथ उनको दे दिए और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गए। दूसरों के लिए जब उन्होंने सक्सेस देखी तो उनको लगा कि व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट अस, वो इलेक्शन पर आ गए। तो ये वही 90s का जो दौर है जिसमें राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। जी। आप किसी को भी दे स्टार्ट फ्रॉम शहाबुद्दीन से लेके अब तक जितने भी आप क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जितने भी देखेंगे सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री 90s की है। ये वो दौर था। उसके बाद फिर ये इसी वजह से शायद ये EVM लाया गया, फिर थोड़ा चेंज हुआ, अब काफी चेंज हो गया क्योंकि पब्लिक भी अवेयर हो गई। एंड सोशल मीडिया ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो एक तो वो है उसका माइंडसेट उस तरह तैयार होता है इन 3 चीजों से। एक तो हमें बदला लेना है जी। कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता। फला ने इतने मर्डर किए, उनका कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए जरा, अतीक अहमद ने प्रयागराज देन इलाहाबाद में जी। एक आदमी के शरीर की पूरी स्किन निकाल ली। अच्छा। पूरी स्किन। अच्छा। और उसे सड़क पे फेंक दिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया कि साहब एक लाश पड़ी हुई, ले जाइए। पुलिस आई, लाश ले गई।
पूरा इलाका जानता था ये किसने किया है और क्यों किया है और कौन है जिसकी ये खाल खींची गई है। कोई एफआईआर लिखाने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस से एफआईआर लिखा, हाँ पुलिस से। तो अगला आदमी जो दूर से ये तमाशा देख रहा है, यंग है, फेंस सिटर है, उसको ये लगता है कि इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। अगर हम भी इसी तरह हो जाएं, इसी तरह हम भी बदमाशी करके, गुंडई करके, ऑर्गेनाइज गैंग बना के लोगों की जमीनों पे कब्जा करें, जो बोले उसको मार दें, तो वो एक टेरर क्रिएट होगा। तो वो उसके दिमाग में पल बढ़ रहा हो तब वो जाएगा, वो उसकी मेंटलिटी वैसे ही हो जाएगी। जितने क्रिमिनल्स को, बड़े क्रिमिनल्स को डील किया हम लोगों ने, वो कुछ इसी तरह की सिचुएशन से पास होके आए कि दूसरे को देख के। एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लखनऊ में ही मैं यहाँ एसपी सिटी था, राजभवन में समाजवादी पार्टी का एक धरना हुआ बड़ा, सरकार को बनाने को लेके जी। साहब शायद रोमेश भंडारी साहब उस समय राज्यपाल थे, सारे विधायक, सारे एमपी, सब लोग राजभवन के गेट पर एक दिन का धरना था जी। जमीन पे बैठ गए कि साहब ये हमारी सरकार बनाने के लिए बोला, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन वो धरने बैठे। ठीक है। बहेड़ी से एक विधायक थे, बरेली में एक विधानसभा क्षेत्र है बहेड़ी, पुराने आदमी थे वो धरना स्थल पे जहां सब लोग सड़क पे बैठे थे, वहां से उठ के पानी के टैंकर के पास पानी पीने गए। हाँ। वहां एक लड़का खड़ा हुआ था, लड़के ने उससे उनसे पूछा आप विधायक हो? कहा बेटा मैं विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा आप भी धरने में बैठे? हाँ धरने में। वो बैग में एक देशी कट्टा रखे हुए था, उसमें ताला भी बंद किए था। जब उसने देखा कि हाँ ये विधायक हैं, तब तक उसने ताला खोला, कट्टे को निकाला और पीठ पर सटा के गोली मार दी। ही डाइड ऑन द स्पॉट। और भीड़ बहुत थी, पुलिस भी थी, वो पकड़ भी गया। इंटरोगेशन हुआ उसका खूब, बहुत कायदे से। पॉलिटिकल आदमी का मर्डर होता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि साहब फलां ने मरवा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। फिर हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली जब उससे पूछना शुरू किया तो वो रहने वाला जौनपुर का था, अभिषेक शायद उसका नाम था, जौनपुर का रहने वाला था। और जौनपुर से दो लोग बाहुबली बिल्कुल नए नए हुए थे, अभय सिंह और धनंजय सिंह। तो उसने कहा साहब देखिए उन लोगों ने लखनऊ आके बड़े बड़े मर्डर किए, विधायक भी हो गए और सांसद भी हो गए और 50-50 गाड़ियां लेके चलते हैं। तो मेरे मन में भी आया कि हम भी किसी बड़े आदमी का अगर पॉलिटिकल आदमी का मर्डर कर दें तो मेरा भी नाम हो जाएगा, मुझे भी टिकट मिल जाएगा। तो ये 90s में ये माइंडसेट। अब भाई एक बात बताइए, अति के लिए बताते हैं कि 400 गाड़ियों का काफिला लेके वो कानपुर में नॉमिनेशन करने आया, 400 या 500, सभी गाड़ियों में आदमी, और सभी गाड़ियों की खिड़कियों से राइफलों की नाल बाहर निकली। तो जो कोई मान लिया यंग बच्चा देखो तो डर जाएगा, भाग जाएगा। जो थोड़ा सा ग्रोन अप है वो उसको देखेंगे प्रभाव को, अरे बाप रे बाप देखो इसका कितना टेरर है, सामने से पुलिस सब रास्ता खाली करा रही है। तो एक उनके दिमाग में, कच्चे मन में ये प्रभाव डालता है, उसके माइंडसेट को चेंज करता है कि यही रास्ता ऐसा है अपने को साबित करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना ये सब करने के लिए उसको लगता है कि यही रास्ता है। फिर वो धीरे धीरे उसी तरफ, क्योंकि उसने देखा कि इतने मर्डर के बाद भी शहाबुद्दीन का कुछ नहीं हुआ, इतने मर्डर के बाद भी अतीक अशरफ का कुछ नहीं हुआ, किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई, इतने मर्डर के बाद भी हरिशंकर तिवारी या वीरेन शाही जी का कुछ नहीं हुआ। तो नेचुरली उनके मन में ये बात आएगी। तो ये वो जो कच्चा मन है वो समाज में किसी व्यक्ति के प्रभाव को देखकर इतना प्रभावित होता है। अच्छा एक बार क्राइम में घुस गया वो, फिर वो पुलिस से बचने की कोशिश करेगा, फिर और आगे का क्राइम करने की। तो ये डिफरेंस है कि जो उस समय लोग गए राजनीति में, क्राइम के थ्रू गए या राजनीति में जाने के लिए क्राइम का रास्ता तैयार किया, उनके दिमाग में ये था। लेकिन आप मेरे को बताइए सर कि ये हम 90s की बात करें। हाँ 90s की बात करें। You see क्या ये मतलब सुसाइड बॉम्बर्स, स्लीपर सेल्स अभी तो नहीं है ऐसा, अभी तो बहुत ही भयानक रूप हो गया है इसका। लोग ये रास्ता ले रहे,
मतलब पढ़े लिखे लोग, अभी आपने देखा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, डॉक्टर्स, व्हाट इज योर टेक? हमने देखा आप टीवी पे आए, आप अपना व्यू पॉइंट भी दिया, ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों का माइंड कैसे चेंज कर देते हैं? देखिए राशि जी, इसको अलग करके देखिए। ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसे माफिया भी कहते हैं, जो जी। उसका लीडर होता है, जी। या दबंग कहते हैं, इन्फ्लुएंस करता है जो सोसाइटी को बाय क्राइम, वो अलग है। और ये जो टेरर में जो ये हो रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं उत्तर प्रदेश की ATS का भी फाउंडर मेंबर हूँ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का। तो इसलिए इस माइंडसेट से बहुत मुकाबला हुआ, इस माइंडसेट को बहुत जगह पढ़ने की कोशिश हुई। यूपी की ATS को ही ये श्रेय जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन को बिल्कुल जड़ से खत्म किया यूपी ATS ने। राजीव सब्रवाल साहब हम लोगों के अधिकारी थे, उन्होंने फ्रंट से लीड किया और इसको एकदम खत्म कर दिया। माइंडसेट ये है कि अब वही धार्मिक भावनाओं का, कि आपको आपके धार्मिक भावनाओं को छू के, आपकी धार्मिक भावनाओं को जगा के, आपकी धार्मिक भावनाओं को आप किसी तरह से ये कह लें कि रेडिकलाइजेशन करना, मतलब रेडिकलाइज किया उन्होंने। धार्मिक आपको वीडियो दिखाए, ये दिखाए, वो दिखाए, तो आपकी धार्मिक भावनाओं को टटोला और आपसे कहा कि देखिए बड़ी जुल्म, बड़ी ज्यादती हो रही है। पहले तो ये पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट्स, पाकिस्तान ISI, देखिए ISI या पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि हिंदुस्तान से सीधे वो कभी नहीं जीत पाएगा, कभी नहीं जीत पाया, ना जीत पाया। 4-4, 5-5 युद्ध हुए, कभी नहीं जीत पाया। और बल्कि उसके जो 93,000 सैनिकों ने बांग्लादेश में आत्मसमर्पण किया, उससे बड़ा काला धब्बा किसी भी मिलिट्री के इतिहास पे नहीं है। बिल्कुल। कितना भी बढ़ बढ़ के बोले, कितना भी आप देखती हैं उन लोगों के बड़ बोलेपन का सभी लोग जानते हैं पाकिस्तानियों के, लेकिन वो ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो वो सीधे हमसे नहीं जीत सकते, तो वो सॉफ्ट टेरर इसको कहते हैं। जैसे फेक करेंसी को अपने यहाँ जो उनके सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है वहां, और इंडियन इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जगह जगह अपने ट्रेंड मिलिटेंट्स को भेज के बड़े बड़े ब्लास्ट कराए, बड़ा बड़ा तमाशा कराया। फिर इंटरनेशनल फोरम पे जब भारत थोड़ा थोड़ा आगे निकलने लगा कि साहब देखिए ये पाकिस्तानी हमने पकड़ा, ये पाकिस्तानी हमने पकड़ा, और ये लोग हमारे यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं और ये परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने 2004 और 5 में ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम अपने आदमी ट्रेन करके वहां नहीं भेजेंगे, अब हम उन्हीं के आदमियों को, उन्हीं लड़कों को बुला के और ट्रेन करके उनके यहाँ अपना काम कराएंगे। तभी ये स्लीपर सेल का कंसेप्ट आया। क्या होता है स्लीपर सेल? स्लीपर सेल का ये हुआ कि जो ऐसे लड़के जो अभाव में हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, जिनकी धार्मिक भावनाओं को आसानी से भड़काया जा सकता है, उनको अपने लोकल लोगों के थ्रू उनसे कहा कि साहब आप पाकिस्तान आइए। बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कराया मैनुअली, वहां से उनको एक बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला, वहां से पाकिस्तान गए, पासपोर्ट वहीं एयरपोर्ट पे ले लिया और उनको 21 दिन की ट्रेनिंग पे, जो टेरर की ट्रेनिंग होती है फॉर असेंबलिंग ए बॉम्ब, हथियारों का चलाना, AK-47 का चलाना, पिस्टल का चलाना, ये सब उनको 21 दिन में पारंगत कर देते हैं, फिर उनको भेज देते हैं। अच्छा। वापस जब आए तो वो कहते हैं साहब हमको काम बताइए, आपने ट्रेनिंग तो दे दी, हमें काम क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उनका जब कोई काम होगा हम बता देंगे आपको। And they keep funding them. They keep funding them. बहुत जरूरी हुआ तो उनको उनका कि ठीक है ये मैं पैसा भिजवा रहा हूँ, फलां से जाके ले लेना, 20,000 25,000 जो जैसा हो। और रोज वो बड़ी संख्या में ट्रेंड करके भरते गए अलग अलग जगह पे, 4-4, 6-6, 8-8। तो उसको वो स्लीपर सेल, हम उसे स्लीपर सेल कहते हैं, वो भी उसको स्लीपर सेल ही कहते हैं कि हमारे आदमी जो हमने ट्रेन करके रखे हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तभी 2000 नॉर्मल लोग हैं, जैसे हमारे नॉर्मल बीच लोग में रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, तो पुलिस को पता नहीं चल पाता। नहीं, देखिए उस जमाने में जब ये शुरू हुआ 2004, 5, 6 के समय में, जब ट्रेन्स में ब्लास्ट शुरू हुए,
जब इंडियन मुजाहिदीन ने एकदम तमाशा क्रिएट जी। कर दिया, सूरत में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, दिल्ली हाई कोर्ट के गेट पे, उत्तर प्रदेश में कोर्ट्स में, मंदिरों में, ये जब धमाके शुरू किए, तो उस समय तक इंटेलिजेंस एजेंसीज तो हमेशा से काम करती रही हैं, उस समय भी कर रही थी और आज भी कर रही हैं। अब कोई आदमी 21 दिन के लिए गया अपनी लोकेलिटी में, उसने कहा साहब मैं फला एक धार्मिक उसमें जा रहा हूँ, 20 दिन का 21 दिन को इत्जमा जिसे कहते हैं, जी। तो वहां जा रहा हूँ, तो लोगों ने समझा कि गया होगा और 21 दिन 22 दिन बाद लौट के आ गया जी। अब इन पे नजर रखी जाती है। लंबे समय तक जो लड़के गांव घर से बाहर रहते हैं, अब जैसे किसी भी छोटे शहर से गया तो उसने कहा साहब हम बंबई जा रहे हैं कमाने के लिए, तो बड़ा नॉर्मल सा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी क्या करेंगी जी। लेकिन अब जो इनकी स्क्रीनिंग हम अपने एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज दूसरे देशों में इनका, जैसे अब बांग्लादेश से जाना उतना आसान नहीं है। हाँ, अभी तक अब नहीं रह गया, तो उनको ट्रेंड करके यहाँ स्लीपिंग। लेकिन ये जो जिस ब्लास्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहले के जितने ऑपरेशन आईएसआई ने कराए उनसे एकदम अलग है। पहले भी इन्होंने, आप राजेश जी कैसे अलग है? डॉक्टर्स कलक नहीं, देखिए अलग इस तरह है कि पहले तो ये ट्रेंड करके भेजते थे, उस ट्रेनिंग में इनके डॉक्टर भी थे, जैसे डॉक्टर जलीस अंसारी था जी। टॉय बम उसने एक जमाने में बसों में, ट्रेन में भी खिलौना छुए और बम ब्लास्ट हो जाए, तो उसका मास्टरमाइंड जलीस अंसारी ही था। डॉक्टर था वो पेशे से। इस तरह बहुत से डॉक्टर या बहुत से इंजीनियर या बहुत से लोगों ने पहले टेरर एक्टिविटी में हिस्सा लिया था जी। लेकिन रेटिकलाइजेशन इस तरह का पॉइंटेड, देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर का जो सेटअप था अब तक 370 के हटने से पहले तक, वहां किसी बच्चे का अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो वहां का आदमी उनको बहुत तरजीह नहीं देता था। उसको ये लगता था कि ये तो ऑल इंडिया सर्विस में है, ये तो जो भारत सरकार कहेगी वो करेंगे, ये हमारे काम के नहीं है। हाँ। इसलिए उतनी खुशी इनको सिविल सर्वेंट्स के होने में, या सिविल सर्विसेज बच्चा अगर क्वालिफाई करता था तो उसमें उनको उतनी खुशी नहीं होती थी। लेकिन डॉक्टर अगर कोई हो जाए, एमबीबीएस कोई कर रहे, अच्छा जम्मू, उसकी बड़ी इज्जत है वहां, उसको सोसाइटी एकदम हाथों में लेती है। डॉक्टर तो वैसे भी भगवान कहे जाते हैं, लेकिन वहां पर यह है कि साहब अगर इसने पढ़ लिया है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में एमबीबीएस कर लिया है, ये हमारे सोसाइटी का कुछ कर सकता है, पैसा कमाएगा, बड़ा आदमी हो जाएगा, उसकी बड़ी शोहरत होती है और उसके बारे में लोगों की बड़ी अच्छी ओपिनियन होती है। इन्होंने उसको ही टारगेट किया इस बार आईएसआई ने। और आप देखिए एक दो डॉक्टर तो समझ में आता है कि एक दो डॉक्टर हैं, बाकी और लोगों को उन्होंने रेडिकलाइज करके अपने सिस्टम में शामिल करके और उनसे इस तरह के ब्लास्ट। अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, मतलब सारे पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले, इंडिपेंडेंट माइंड वाले, ऐसा नहीं मदरसों से पढ़े हुए निकले थे वो सब प्रोफेसर्स। हाँ, प्रोफेसर्स जो बच्चों के क्लास लेते थे एमबीबीएस के, उनको इतना रेडिकलाइज कर दिया कि उनकी सोच समझ खत्म हो गई। एंड आल्सो वुमेन डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर्स, देखिए विमेन डॉक्टर या मेल डॉक्टर, डॉक्टर इज डॉक्टर। और जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास रहता है तो उसका जो उनके जो परिजन हैं वो बाहर निकल के भगवान से प्रार्थना ही करते हैं कि हे भगवान ये डॉक्टर हमारी जान बख्श दे, या ये डॉक्टर की वजह से हमें, तो वो भगवान जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन उसका ऐसा वर्ताव कि सारे के सारे फंड किए गए, सारे के सारों को ऑर्गेनाइज किया गया, महिलाओं को रिक्रूट करने का काम उस महिला डॉक्टर को दिया गया, बाकी सब ने अपना वो बम बनाने का काम, और इसलिए कि लोगों की निगाह इन पे नहीं पड़ेगी, लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे कि यार बड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो डॉक्टर ही कैसे कर सकता है। तो ऐसे टारगेट करके, ऐसे रेडिकलाइज करके इतना बड़ा कांड इन्होंने कर दिया। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ, लेकिन एजेंसीज का भी दम आप देखिएगा। और विदिन डे और कुछ घंटों में भी तो खोल दिया।
और पूरे Commendable. स्ट्रक्चर को बर्बाद कर जी देंगे, जी, पूरे स्ट्रक्चर को मतलब बर्बाद पूरा कर देंगे। ऊपर तक के पहुंच गए हाँ, विद इन आवर्स। हाँ, विद इन आवर्स। ये तो कमेंडेबल है हमारे हाँ, गवर्नमेंट कमेंडेबल। की जो। तो इसलिए अब वो चीज नहीं है पहले वाली। अब हमें पता है आप किताबें भी लिखते हैं, जी। आपने वर्चस्व लिखी है, एक नई किताब भी लिख रहे हैं, जी, उसमें क्या कवर कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बिकॉज योर बुक्स आर मोर ऑन क्राइम यस। एक्सपीरियंसेस। मैं क्राइम ही मेरा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ये मेरा पैशन रहा है। और जो किताब मैंने लिखी वर्चस्व, इसको इस साल का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला, दैट टू फर्स्ट प्राइज। वंडरफुल। 14 सितंबर को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये पुरस्कार मुझे गांधीनगर में दिए। वेरी नाइस। तो मुझे लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी ये लिखने पढ़ने वाला काम कभी नहीं किया था। जी दिखाइए ना, किताब दिखाइए। मैंने इसको स्निपेट्स में पढ़ा है, एंड दिस इज द बुक एंड यू ऑल मस्ट गो एंड बाय दिस, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जी। तो ये किताब फिर वही एक जो वो अपराधी था शिव प्रकाश शुक्ला, हाँ जी, किन विपरीत परिस्थितियों में उससे मुकाबले के लिए एक टीम बनाई गई, और फिर कैसे कैसे हमने प्रोसीड किया और कैसे कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया। ये पूरी स्टोरी है इसमें, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, हमारे इस रास्ते में कितनी दिक्कतें आई, हम इसको डील करने में, पकड़ने में, इंफॉर्मेशन इसकी लेने में, पीछा करने में, उस तक पहुंचने में हमें किस तरह के लोगों ने परेशान किया, ये सब मैंने इसमें दिया। इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने किसी का नाम नहीं छिपाया, जिसका नाम जो था, जिसने जो किया था, उसी नाम से मैंने इस किताब में लिखा। तो उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट हुआ इस किताब में, और जब ये अभी इसको राजभाषा गौरव सम्मान मिला, तो मेरा भी, मुझे लगा कि नहीं, हम लिख सकते हैं इसको। तो ये तो एसटीएफ के इंसिडेंट्स से था। उसके बाद एटीएस के इंसिडेंट से मैंने एक और किताब लिखी, कंप्लीट हो गई, अब वो प्रिंटिंग के लिए जा रही है, छोटा मोटा उसमें सुधार करना है। अभी फिलहाल उसका नाम मैंने अंतहीन रखा है, द एंडलेस वॉर। तो वो है एक्चुअली अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड। अच्छा। 93 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ और बहुत से लोग मारे गए, और ये कहा गया कि ये बम ब्लास्ट जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था और उस समय जो दंगे हुए थे, उसका जवाब है। ये अंडरवर्ल्ड की तरफ से ये बात बार बार कही गई, साहब उससे हम लोग बहुत दुखी थे और हमने इसका जवाब दिया है। दाऊद जो है वो अंडरवर्ल्ड का सरगना पिछले कई सालों से था जी, लेकिन बहुत ढेर सारे हिंदू थे उसके साथ। अच्छा। छोटा राजन था, छोटा राजन तो उसका मैनेजर ही था, सुभाष ठाकुर था, बबलू श्रीवास्तव था, ऐसे बहुत ढेर सारे हिंदू एलिमेंट थे, क्योंकि वो उसको कभी मुस्लिम डोमिनेटेड न तो बताता था न शो करता था। वो उसने अपने आप को तैयार किया था, जैसे ये पहले के थे हाजी मस्तान थे। हाजी मस्तान साउथ के थे। अच्छा। हाजी मस्तान और उस समय के वरदराजन, मुदलियार, हाजी मस्तान, ये सब आंध्रा से आके बसे यहाँ पर, सारा इन्होंने यहाँ सिस्टम पर कब्जा कर लिया। फिर मराठियों ने इनका विरोध किया, फिर इन्हें छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। उसके बाद इसने ये कह के कि हम मराठा हैं, दाऊद इब्राहिम ने, अच्छा, कि हम मराठा हैं, अच्छा, हम ये सब, हम उसके पूरे वो पठान गैंग उसे कहते थे, और उसके पूरे सिस्टम पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर जो शुरू हुआ वो सबने देखा कि अंडरवर्ल्ड ने क्या क्या नहीं किया। 93 में ब्लास्ट हुआ जब, तो शुरुआत में आने लगा कि सब दाऊद के इशारे पे आईएसआई ने कराया, या दाऊद के थ्रू आईएसआई ने कराया। दाऊद इसको भर भर के इसको मना करने लगा कि नहीं नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों मारूंगा, ये तो टाइगर मेमन का काम है, इस तरह की बातें वो करने लगा। बट उसने दुबई में, हाँ बिल्कुल किया था, उसमें उसी में वांटेड है, आज की तारीख में लिखा पढ़ी में वांटेड है। ये दुबई में इनके सारा पूरा गैंग रहता था, और इसके साथ के लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि भाई ये इतना नाम आ रहा है, आप सबको जानते हैं, आप मना करिए, खबर क्यों चल रही है। तो ये दाएं बाएं की बातें करने लगा। एंड वन फाइन मॉर्निंग ये छोटा शकील और बाकी लोगों को लेके दुबई से ये पाकिस्तान चला गया। तो ये बात एकदम कंफर्म हो गई कि आईएसआई के इशारे पे इसने ये किया था। तो जो हिंदू एलिमेंट था
अंडरवर्ल्ड का जो उसके साथ था, बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कंधे से कंधा मिला के साथ था, दे स्टार्टेड रीथिंकिंग कि ये इस तरह का नहीं था, इसने केवल हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये ब्लास्ट कराया। जब ये बात धीरे धीरे छन के आने लगी बाहर, तो दाऊद ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की कि अगर हम तो पाकिस्तान चले गए और ये अगर इसी तरह करते रहे तो कंपनी कहते थे डी कंपनी, ये कंपनी पे कब्जा कर लेंगे जी। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाएगा। तो उनको डराना धमकाना, इंटरनल वॉर, हाँ इंटरनल वॉर अंडरवर्ल्ड का स्टार्ट। तो उसी के बारे में ये है कि इंटरनल वॉर कैसे स्टार्ट हुई, किसने किसको मारा, किसने कहाँ कब्जा किया, कैसे इन लोगों ने रिटेलिएट किया, कैसे गुलशन कुमार का मर्डर जो है वो उसका टर्निंग पॉइंट था कि गुलशन कुमार को आखिरकार क्यों मारा। अच्छा, वो सुबह मारा, हाँ सुबह मंदिर में मारा था। दूसरा ये था कि वो बस वही कि साहब ये जो है पैसा नहीं दे रहा है। एक मुस्लिम था, ये जो नदीम श्रवण था, इन लोगों का कोई एल्बम था, उसको उस पे आरोप लगाया कि तुमने इसको प्रमोट नहीं किया क्योंकि ये मुस्लिम था, तुम केवल भजन और इन सबको करते हो। अच्छा। पैसा दो, 5 करोड़ की उससे डिमांड की, उसने मना कर दिया क्योंकि उसका कोई, वो तो बेसिकली उसने भजन से शुरू किया था। हाँ, बिल्कुल। और बड़ा रिलीजियस आदमी था। टी सीरीज, फिर उसके बाद फिर वो कैसेट किंग कहा जाने लगा। वो कैसेट उस जमाने में 2-250 के, और उसने धूम मचा दी थी। बल्कि वो जो ऑडियो कैसेट थे वो तो बहुत सस्ते हुआ करते थे, मैग्नेटिक टेप वाले, 25, 30, 40 रुपए के। और फिर वो गांव गांव, घर घर, हर गाड़ी में, हर ट्रक में, हर वाहन में बजने लगे, और वो बड़ा आदमी भी हो गया। तो वहां से ये टर्निंग पॉइंट इसका शुरू हुआ। वहां ये बताया गया कि नहीं साहब ये तो उसने नहीं मारा, वो आजमगढ़ का अबू सालिम है उसने मारा। और ये कहा गया कि साहब दाऊद की जानकारी में नहीं था, लेकिन बिल्कुल जानकारी में था। जो जानकार लोग हैं मुंबई के बहुत, जैसे विवेक अग्रवाल जी हैं, आप इनसे पूछिए, और हुसैन जैदी साहब हैं, जिन्होंने बहुत नजदीक से अंडरवर्ल्ड को देखा है जी। कि ऐसा नहीं था कि ये दाऊद की जानकारी में नहीं था। तब फिर इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि मारा किसने। तो एक लड़का यही लखनऊ का था, विक्रम वाही। अच्छा। वो अबू सलेम के पास रहा करता था। और इन लोगों ने, पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, किसने मारा, कौन था साथ में, असलाह कहाँ से ले आया, ये सब कर रही थी। इन लोगों ने एक्चुअल आदमी आइडेंटिफाई किया विक्रम भाई को। अच्छा। और फिर उसे बबलू श्रीवास्तव का बड़ा नेटवर्क है नेपाल में, उससे कहा गया कि इसे नेपाल बुलाया जाए। तो मिर्जा दिलशाद बेग से कह के इन्फ्लुएंस करके उसे वहां बुलाया गया। और फिर उसे नेपाल के बॉर्डर पर, इधर बबलू के लोग खड़े हुए थे, उन लोगों ने जब हैंडओवर किया तो उसे गोली मार के तब हैंडओवर किया। अच्छा। इन लोगों ने ये संदेश देने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये तुमने हिंदू को मारा था, उसकी बॉडी के 4 टुकड़े किए विक्रम भाई के। अच्छा। एक टुकड़ा इधर भारत की तरफ, 3 टुकड़े नेपाल की तरफ फेंके। भारत की तरफ जो टुकड़ा उसका सिर का हिस्सा था, उसको केले के पत्ते में लपेट के और उसमें रक्षा सूत्र बांधा, ये दिखाने के लिए कि तुमने गुलशन कुमार को मारा है, ये देखो मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूं, केवल ये सिग्नल देने के लिए। और वहीं से ये बिल्कुल क्लियर कट लाइंस हिंदू और मुस्लिम की शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे करके 2000 आप ये समझिए 15 के बाद से बिल्कुल पूरा प्रभाव दाऊद का मुंबई से खत्म हो गया। लेकिन अभी भी क्या बॉलीवुड का है प्रभाव अंडरवर्ल्ड में? जैसे हम सुनते हैं उनको धमकी आ गई, उनको अब ऐसा नहीं है। जो एक जमाने में था कि शाहरुख के घर पे फायरिंग कर दी, फलां के यहाँ फायरिंग कर दी, उसके बाद देखो मैंने ये कर दिया है, इतना पैसा भेज दो, ये सब नहीं। धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड की कुर्सी कौन खाली रहने देगा? अगले आदमी जोर मार रहे हैं, उस पर तैयारी कर रहे हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, ये नया प्लेयर आ गया। और आज ही कुछ न्यूज़ आई है कि उसके किसी एड को उन्होंने पकड़ा है, अनमोल को पकड़ा है। जी। तो अब वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद उसने अपनी, तो अंतहीन का मतलब कि ठीक है एक बड़ा एम्पायर खत्म कर दिया गया जी, लेकिन दूसरे शुरू हो गए। जब सिचुएशन फिर चेंज होगी तो फिर या तो तीसरा आ जाएगा या पहला वाला वापस लौट के आएगा। इतनी जल्दी तो कोई अपना इतना बड़ा अंपायर छोड़ नहीं देता जी। लेकिन
उसके जो मुखालिफ लोग थे, उससे जो विरोध करने वाले लोग थे, जिनको ये लगा कि इसने जानबूझ के ये ब्लास्ट वहां कराया, बहुत से हिंदुओं की जान गई, वो आज भी इसी प्रयास में है कैसे बर्बाद किया जाए दाऊद को, उसके लोगों को टारगेट करना, उसके एम्पायर को पूरा, नेपाल से उसका पूरा बेस ही उखाड़ दिया है इन सब लोगों ने जो उसके मुखालिफ थे। तो उसी विषय को लेके इंसिडेंट वाइज कैसे कैसे शुरू हुआ, किसने किसको कहाँ मारा, कैसे दाऊद को जो लोग इस ब्लास्ट के बाद भी पैसा देते थे, अच्छा। जैसे दाऊद के जो ऑपरेशंस थे वो सी शोर पे थे, बंदरगाहों पे उसका कब्जा था। बाहर से जो सामान लाने वाले हैं या यहाँ से सामान ले जाने, वो बिना दाऊद की परमिशन के नहीं होता था। उन लोगों को इन लोगों ने, छोटा राजन एंड कंपनी ने मिलकर कहा कि भाई उसको पैसा बंद कर दीजिए, वो चला गया है पाकिस्तान, देशद्रोही है, इस तरह की बात। लेकिन व्यापारी को ये लगता है कि भाई हमको तो व्यापार करना है, हमें तो स्मूथ सेलिंग जो है वो उसकी जरूरत है, वो पैसा देते रहे। तो उनको धमकाने के लिए एक जमाने में सीरीज ऑफ किडनैपिंग हुई, दैट टू ऑफ टॉप बिजनेसमैन। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों की किडनैपिंग हुई और फिर उनसे पैसे लिए गए, उनको धमकाया गया, इसी बात पे छोड़ा गया कि आप दाऊद को पैसे नहीं देंगे। तो इस पूरे सब्जेक्ट पे हमने किताब लिखी है। और कब आ रही है वो? आ जाएगी महीने 2 महीने 1.5 महीने, वो तो अब तो प्रकाशक के ऊपर है कि वो कब उसको देता है। जी। तो पांडे सर, आपने पुलिस फोर्स को बहुत साल सर्व किया है जी। नया जमाना है, बिल्कुल नया जमाना है, नए तरीके से भी एजुकेशन है, बिल्कुल तरह। आपको क्या अभी डिफरेंस लगता है पुलिस के स्किल्स में और पहले में? बेटर लगता है, कम लगता है, जज्बाती ज्यादा है या जज्बा कम है या जज्बा ज्यादा है? क्या फर्क लगता है आपको? देखिए राशि जी, एक बात मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली जनरेशन में हूँ। हाँ। जो अब की जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन की तकलीफें, परेशानियां, हाँ। विवेचना की दिक्कतें, मौके की विजिट, ट्रायल, वो कितना परेशानी झेलती थी पुरानी जनरेशन, उसका उसे कोई अंदाजा नहीं। सब मैनुअल था, FIR लिखना, विवेचना करना, चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना, वहां गवाहों का पहुंचना, गवाहों की गवाही कराना, सब कुछ मैनुअल था। और जो प्रभावशाली लोग थे, दबंग थे, माफिया थे, बदमाश थे, बड़े ऑर्गेनाइज गैंग के थे, उनके लिए बहुत आसान था कि गवाह कोर्ट तक न पहुंचे, बाय हुक और बाय क्रुक। जो नहीं माना वो वहां पहुंचने के पहले ही मारा गया। हाँ। ठीक है। सबसे पहले CCTNS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आई, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम ले आई कि साहब जो FIR है उसका एक फॉर्मेट होगा पूरे देश के लिए, लैंग्वेज जहां की है वो उसी लैंग्वेज में एक फॉर्मेट होगा। फिर सेकेंड फेज में उन्होंने कहा कि साहब जो केस डायरीज हैं वो भी आप कंप्यूटर पर ही लिखेंगे। तब तक आपका मोबाइल फोन आ गया। पहले मोबाइल फोन के CDR को एज ए एविडेंस आप यूज नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट इज नॉट एडमिसिबल एज ए एविडेंस इन कोर्ट। नई वाली BNSS में ये सब एडमिसिबल हो गया, सब हो गया, बिल्कुल। तो एक तो CDR हो गई, दूसरे GPS लोकेशन हो गई, और तीसरी सबसे बड़ी क्रांति हुई CCTV कैमरों से। मुझे ध्यान है इसी लखनऊ में महानगर थाने में गोल मार्केट में ज्वेलरी की शॉप है इतनी बड़ी बड़ी, वहां पे कानपुर के एक बड़े ज्वेलर जो हफ्ते में एक दिन आया करते थे, सैंपल्स देते थे, पैसा लेते थे और पुराने सैंपल वापस लेते थे और चले जाते थे कानपुर। उनका जैसे ही वो एक दुकान पे सैंपल के लिए उतरे, अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी उनके पास, उनका एक मुनीम था, एक ड्राइवर था, जैसे ही वो नीचे उतरे और 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। अच्छा। एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। ओके। उनका वो बैग छीन लिया गहनों वाला, और पैसा बहुत था उनके पास, वो छीन लिया। आप समझिए कि पूरे शहर में, मतलब आने जाने के रास्तों पर, गोल मार्केट में, वहां से जितनी रोड्स आती हैं सब पर CCTV तलाश की गई, एक भी CCTV कैमरा नहीं मिला। दुकानदारों ने अपने यहाँ कैश के ऊपर तो लगा रखा था कि भाई जो कैश गिनने वाला है या जमा कर, कोई गड़बड़ी न कर रहा हो, लेकिन बाहर एक भी CCTV कैमरा नहीं मिला। लेकिन आज
पिछले 3 सालों में या 4 सालों में जितने बड़े क्राइम के केसेस हुए हैं, जी, जिनको बहुत जगह मिली है टीवी में या अखबारों में, मैगजीन में, वो सब सीसीटीवी फुटेज से खुले हैं। तो ऐसे क्या विजिबिलिटी में लगाते हैं कि छुपाए हुए लगाते हैं क्या? नहीं, विजिबिलिटी में लग रहा है, सामने, सब बिल्कुल। सरकारें लगवा रही हैं। हाँ। और अब तो फिर अच्छा, भी क्राइम कर लेते हैं लोग। अब आर दे नॉट अब वो अवेयर? चीज देखिए, अब उस तरह का क्राइम लेवल नहीं नहीं, है। का हाँ, नहीं अब वो उस तरह का नहीं है कि आप घुसे, हाँ, 3 घंटे तक लूटपाट की, 2 लोगों को मारा और चले गए, ऐसा नहीं है। हाँ, अब जो क्राइम है वो हिट एंड रन है। देखिए, नॉर्मल जो यूपी पुलिस का रिस्पांस टाइम है शहरों में, वो करीब 7 मिनट का है, 7-8 मिनट का है। कि अगर किसी ने मान लिया हमारे साथ या किसी के साथ वहां कोई घटना हो रही है, तो हम तो इस स्थिति में नहीं होंगे कि 112 डायल करें, लेकिन सामने जो देख रहा है वो 112 डायल कर देगा और 7 मिनट में पुलिस आ जाएगी। ये बात क्रिमिनल भी जानता है, इसलिए उसको जो करना है वो 5 मिनट के भीतर कर लेता है। तो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। वो जो क्राइम थे और जितने बड़े क्राइम सुलझे हुए हैं देश भर में, वो सब आप देखिए सीसीटीवी फुटेज से खुले और उसी से प्रोसिक्यूट हुए और तमाम में उसी से सजा हो गई। एक तो ये बड़ा भारी अंतर आया कि वो लिबर्टी के साथ हम जिसको चाहें जो चाहें वो लिखेंगे, आज की केस डायरी में कल की बात लिखेंगे, डुप्लीकेट केस डायरी में, ये सब खत्म हो गया। अब जो रियल टाइम में जो इंसिडेंट होगा वही लिखा जाएगा कंप्यूटर से, सब चीजें कंप्यूटराइज होगी। पहले दूसरे प्रदेशों की एफआईआर एसटीएफ में जब हम लोगों के पास आती थी तो पढ़ना मुश्किल होता था, हाथ से लिखा जाता था। और इंटरस्टेट भी तो डिफिकल्ट होता था। बहुत डिफिकल्ट होता था। अब वो एक ही फॉर्मेट में है, हमें पता है कि ये किसी भी भाषा में लिखा हो, लेकिन ये इंसिडेंट के बारे में लिखा है, यहाँ सेक्शंस के बारे में लिखा है, यहाँ पर किसने लिखाया है उसके बारे में, और यहाँ पर कौन कौन मुलजिम है उसके बारे में लिखा है। तो अब वो पैन इंडिया एक ही सिस्टम है। तो एक तो ये आसानी हो गई। दूसरा, जो ट्रायल में बहुत सी दिक्कतें थी, भी जो नया आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आया है, ये बहुत ही क्रांतिकारी है। अच्छा, बहुत क्रांतिकारी है। जैसे पहले हमारे पास जो डीएनए मैचिंग की सुविधा थी बड़ी लिमिटेड थी। हाँ। 2 जगह यहाँ पर एफएसएल हुआ करती थी, महानगर में और एक आगरा में। जी। आप सैंपल अगर भेज दीजिए तो 8 महीने 10 महीने तक इंतजार करिए। हाँ। लेकिन अब तो हर रेंज हेडक्वार्टर पे, हर जोनल हेडक्वार्टर पे फॉरेंसिक कैंप्स, हाँ, लैब बना दी गई है। हाँ। और बहुत जल्दी अब किट भी उसकी आ गई है कि आप प्राइमा फेसी कोई चीज अगर देखना चाहें तो आपको इमीडिएटली। तो विवेचना के तरीके बहुत बदल गए, लड़के पढ़े लिखे आ रहे हैं। जी। पहले के जमाने में जो वो हाई स्कूल पास आपने सिपाही भर्ती किया या सब इंस्पेक्टर भर्ती किया और उसने धीरे धीरे करके सीखा, बहुत पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूं कि एक सब इंस्पेक्टर, जब मैं एसएसपी अलीगढ़ था, तो किसी बात पे मैंने उसको बुलाया, फाइलों में कुछ गड़बड़ दिखाई दी, तो आया। मैंने कहा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? जी। तुम्हें नहीं समझ में आता कि इसमें ये बयान तुमने जो लिखा है ये किस तरफ ले जाएगा केस को? इस तरह की बातें मैंने उससे सामान्य बातें जो होती हैं वो की। मेरा उद्देश्य उसको अपना गुस्सा जाहिर करना था कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, ये एज पर प्रोसीजर नहीं है। जी। तो आदमी पूछता है, कहाँ के पढ़े हो तुम जो तुमने इतना दिमाग इसमें लगा दिया? इतना खराब कोई अनपढ़ आदमी ही लिखे इस तरह से? मैंने उससे पूछा, कहाँ के पढ़े हो? तो उसने कहा कि सर मैं पीएचडी हूँ। कहाँ से? तो उसने कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा। तो मैंने समझा हो सकता है लिटरेचर में। मैं कहा किस सब्जेक्ट से? उसने कहा फिजिक्स से। मैंने कहा टॉपिक क्या था? उसने कहा सर नैनो फिजिक्स। अच्छा। ही इज स्टिल इन सर्विस। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह उनका नाम है, कानपुर में पोस्टेड है और मोस्ट ऑफली पनकी थाने में है। अगर इधर 4 से 10 दिन में नहीं हटे होंगे तो पनकी थाने में जो मेरी लास्ट बात हुई। तो अच्छे पढ़े लिखे एमसीए एमबीए ये लड़के, रोजगार की जो हालत है वो चाहे जिस वजह से ये लड़के अच्छे आ रहे हैं। हाँ। और उनसे अब बड़ी उम्मीदें हैं हमको भी, सोसाइटी को भी और बाकी लोगों को भी, और वो अच्छा कर भी रहे हैं। इसी वजह से अच्छा यूपी में और बाकी चीजें भी जी, तो वही इतने पर्याप्त हैं। हाँ। कि क्राइम हुआ अगर तो उस पर क्या होना है, पहले से तो लगभग बहुत फर्क आ गया। यूपी का जो एक पहले से तो बहुत फर्क आ गया।
अच्छा, मैं आपसे एक, क्योंकि हम एक क्रिमिनल माइंडसेट की बात करें, आजकल ठीक। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, हम्म, करोड़ों रुपए लोगों के जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहा है अब। जी पता नहीं वो फंडिंग कहाँ जा रही है, कौन जी करा रहा है, जी। कैसे होता है ये डिजिटल अरेस्ट, क्या चीज है ये? देखिए, आप उसको खूब समझिए, कब से शुरू हुआ। हाँ जब कोरोना के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अब आदमी घर में बैठा है, हाँ, वो कहीं जा नहीं सकता, उसे जी, कोई ट्रांजैक्शन करना है, हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई। ये सब कोरोना की देन है। जी, तब पहले आपको फिजिकली किसी क्लास में, कोचिंग में, फलाने में, ढिकाने में जाना है, और उस समय सब बंद हो गया, तो उन्होंने कहा भाई मोबाइल ऑन करिए, हम आपको आज की क्लास का वीडियो भेज रहे हैं, आप पढ़िए। उससे पहले सबके खाते खुल गए। अच्छा, भाई सारे, हाँ, हाँ naturally, हाँ, हाँ, उन्होंने सबके खाते खुलवा हाँ, दिए, पूरे देश में तमाम कितने हाँ, करोड़ों करोड़ हाँ, लोगों खाते के, खुल गए। जी, अब उस खाते का पैसा तो मोबाइल के थ्रू ही पता लगेगा, हाँ, ऑनलाइन ही पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। जी, जो फ्रॉडस्टर्स थे, जो, और पूरा गैंग है ये, बिल्कुल ट्रेंड गैंग है, उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे वो बताते हैं कि साहब ये आपका सीबीआई का अरेस्ट वारंट है। बड़ा आसान है, सीबीआई के किसी नोट पर जिसमें सीबीआई का लोगो बना हुआ है, उसको आप अपने हिसाब से प्रिंट कर लीजिए, नंबर 1। दूसरा, उनके पास एक बैंक स्टेटमेंट है। कोई भी बैंक स्टेटमेंट दीजिए जिसमें आपको सिर्फ नया बैंक अकाउंट भरना हो, कंप्यूटर है, बैंक का अकाउंट आप भर दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए, और उसको मोबाइल पे भेजिए कि देखिए आपका ये बैंक अकाउंट है, इसमें 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। आप कहेंगे साहब इतना पैसा ही नहीं मेरे पास, हम कहाँ करेंगे? बोले इससे हमसे मतलब नहीं है। अच्छा, आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है और ये फला खाते में हुआ है जो ड्रग्स को डील करता है। अब अगला आदमी वो सोचने पे मजबूर होता है कि फिर वो कहते हैं कि आपका आधार इस्तेमाल किया गया है। आपसे जैसे कोई एक चीज पूछी उन्होंने कि आप, उनका साहब हम स्टेटमेंट नहीं देंगे अपना बैंक का। बोले अच्छा, आप आधार नंबर बताइए। तो आदमी सोचता आधार नंबर से क्या करेंगे, आधार नंबर दिया, आधार नंबर से जितने लिंक आपके अकाउंट हैं, हाँ, वो निकाल लिया उन्होंने, और आपको पढ़ के बताने लगे कि साहब आपका खाता नंबर ये है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये खाता नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये, पंजाब नेशनल बैंक का। तो अगला तो बेचारा वैसे ही शॉक में चला जाएगा। ये सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है, रिटायर्ड आदमी को। घर में बैठे हैं, फोन आया कि भाई आपके एक हमारे साथ यहाँ लखनऊ में ट्रस्ट में है, हमारे रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उनको एक दिन फोन आया और उनसे बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पुलिस का कोई थोड़ी एसेंट भी ऐसी थी, तो उनको बताइए। उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर ये है। अब आपकी बिलिंग जहां जहां करानी है, आप हर जगह आधार नंबर देते हो, पैन नंबर देते हो, कॉमन है। आप किसी भी साइट से आपको वो मिल जाएगा। उनका आपका आधार नंबर ही उनका कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई आपके आधार नंबर से इंडिया से अफगानिस्तान से, इंडिया से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ड्रग्स भेजे गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है हमारा ऐसे कोई। फिर उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं पॉसिबल नहीं, तो आपका अरेस्ट वारंट अभी आपको हम व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। ये भी चौंके। उनको भाई अरेस्ट वारंट कैसे? हाई कोर्ट के जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके थे, उनको तुरंत स्ट्राइक कर गया कि ये डिजिटल अरेस्ट वाला है। उन्होंने फिर नंबर दिया, साइबर क्राइम वालों को दिया, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो ऐसे किसी के, अच्छा ये इतना सीरियस है कि प्रधानमंत्री जी ने एक संडे को मन की बात में केवल डिजिटल अरेस्ट की बात बताई और 4 बातें बताई। उन्होंने कहा हमारी कोई एजेंसी मोबाइल पर आपसे किसी पैसे की बात नहीं कर सकती, हमारी कोई एजेंसी मोबाइल पर वीडियो कॉल पे अदालत नहीं लगाती, हमारी कोई एजेंसी इस तरह से आपको व्हाट्सएप पर या तो लोकल थाने के माध्यम से देगी या ऐसे माध्यम से देगी जिसे आप जानते हैं, जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये नंबर है, इस पे 1930 है शायद,
कि हाँ, आप इस पे वो करिए और मत एंटरटेन करिए, लेकिन उसके बाद भी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है हाँ, और बहुत बड़ी और बड़ी crores बड़ी में, हाँ क्रोर्स हाँ, में कर रहे crores हैं। में कर रहे हैं। एक बार उनको फंसा लिया और पहले धमका के सारी डिटेल ले ली। आप मानेंगे नहीं, मेरे फादर साहब, हम्म उनके साथ हुआ, डिजिटल अरेस्ट नहीं हुआ। हम्म उनको फेसबुक पे किसी ने जब गुटखा बना हुआ, गुटखा का काम करते थे, बैन हुआ तो उनको नया काम कुछ करना था, तो किसी ने उनको फेसबुक पे थ्रू कोई अफ्रीकन सीड्स का बता के उनसे 80 लाख रुपीस का उनसे फ्रॉड किया। हम लोग सबको उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। आप मानेंगे नहीं, दिस इज 10 years बैक। हाँ हाँ, वो तो एंड सबको सबका नाम पूछेंगे, एंड सबका वो नहीं नहीं, और फिर फादर साहब इतने वो हो गए थे कि मैं ये बिजनेस ही करूंगा, मेरे से ये, उन्होंने हम सबसे पैसे भी लिए। अब पिताजी पैसे मांगेंगे तो हम लोग मना थोड़ी ना करेंगे, हाँ, ठीक बात है। तो हम लोग खुद आके उनके अकाउंट में पैसे दे रहे हैं। आप सोचिए कि कितना दिमाग से उलझ गए। वो टाइम था कि ही लॉस्ट लॉट ऑफ, ही वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज़ ही लॉस्ट अ बिग अमाउंट, 80 lakhs। 80 वो लाख कभी बहुत मिल नहीं, होता है। और वो अकाउंट्स नहीं पता, बैंक के मतलब अच्छे अच्छे बैंकों के अकाउंट, हैरानी लगती है। तो हम लोग तो सब अवेयर हो गए उसके बाद, पर जैसे सुनते हैं तो अफ्रीकन का तो देखिए जो पहले था वो आज भी है। अच्छा, एडवांस अफ्रीकन फी स्कैम करके आप नेट पे ढूंढिएगा, अच्छा क्या है एडवांस ये? फी स्कैम। हाँ, ये यही जो करते हैं, हाँ, लॉटरी निकल गई है, हाँ, फेसबुक पे एक मैसेज आएगा कि मैं जो है कॉन्गो का या ऐसी कंट्री का नाम जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, हाँ, वहां इस समय गृह युद्ध चल रहा है और हमारे फादर जो है बड़े भारी वहां के बिजनेसमैन थे या राजा थे, उनका पैसा मैं इंडिया में ही ट्रांसफर करूंगा क्योंकि पैसा वहीं सेफ है। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कितना है? तो आदमी के अंदर लालच आ गई, तो उन्होंने कहा भाई इतना दूंगा और इतने करोड़, उसका एक फर्जी चेक भी मिल जाएगा, एक फर्जी बैंक का नाम भी मिल जाएगा, फर्जी बैंक का अकाउंट भी मिल जाएगा, आप देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हाँ पैसा तो है इसके पास। फिर वो कहेंगे हम आपको दे देंगे लेकिन इसके सर्विस चार्जेस, आपको ट्रांसफर सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। वो सिर्फ 1% होता है। अब वो 1% भी जितना वो अमाउंट बताते हैं वो 20-25 लाख होता है। आपकी किताब में आपने बार बार बिट्रेयल की बात करी है। बिट्रेयल कितना सही होता है? और नहीं, ये नहीं पूछा, आपने किताब में बिट्रेयल की बात की है। कभी लाइफ में आपकी सर्विस के दौरान आपको ऐसा बिट्रेयल मिला है जो आज तक आप सोचते हैं कि मैंने क्यों भरोसा किया? नहीं, तो बहुत बार होगा। किसी भी, देखिए आपकी अपनी टीम है, आप पुलिस में हैं, आप फौज में हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपकी अपनी एक टीम है, आप टीम पे आप टीम लीडर हैं, आप टीम पर यकीन करके ही आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप क्राइम में आप लगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं जी, तो आप पूरा यकीन करते हैं और कभी कभी आप अपने उस यकीन को चेक भी कर लेते हैं। छोटे मोटे ट्रिक से आदमी चेक करता है कि भाई ये यकीन, और वो आदमी, अगला आदमी बिल्कुल उस आपके टेस्ट पे खरा उतर रहा है और फिर अचानक ये पता लगे कि उसने तो इतने फंड बिना मेरी जानकारी के करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर लिए। ये बिट्रेयल है, बॉस के प्रति बिट्रेयल है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है। तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन बिट्रेयल एक बार हो गया, संबंधों में गांठ पड़ गई, और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार। तो आप मुझे बताओ कि जब आप एक टीम बनाते हैं एज एन ऑफिसर, एज ए लीडर, जैसे एसटीएफ की आपने टीम बनाई, क्या क्राइटेरिया रहा होगा उस टाइम में? आपने क्या देखा टीम बनाते वक्त? देखिए, टीम बनाने का तो क्राइटेरिया लेट अजय राज शर्मा साहब ने सेट कर दिया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये, हम 35 साल से ऊपर की किसी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक। और फिर हम उसकी खुद स्कैनिंग करके, इंटरव्यू लेके, तब उसे हम एसटीएफ में अलाउ करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो एप्लीकेशन इनवाइट की गई, लोग आए, तो उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को उन्होंने टेस्ट किया। सबको बिठाया, अरुण कुमार साहब को बिठाया, उनको बिठाया और भी 2-4 लोगों को बिठाया कि हमें इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स नंबर 1। दूसरा उन्होंने टेस्ट किया कि ये हाउ फार ही कैन गो। जैसे होता है ना कि साहब आप पीछा करेंगे, कहाँ तक पीछा करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, आमने सामने अगर गोली चलने लगी तो उसका क्या रिस्पांस होगा। फिर उसका उसकी जो हिस्ट्री है, वो उस जिले से, जिस जिले से वो आया है,
उस जिले से उसकी हिस्ट्री का पता करते थे। सबको लगा कि भाई टेलीफोन करो, पता करो कैसा है, अच्छा है, ईमानदार है, मेहनती है, और ऐसा तो नहीं कि मौके से भाग जाएगा। लेकिन इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी बिट्रेयल होता है किसी भी टीम में, सब जानते हैं। गुस्सा नहीं आता था आपको? अब हम तो ये मान के चलते हैं कि जैसे एक परिवार है, परिवार में 2 बच्चे हैं, और माँ बाप तो यही मान के चलते हैं कि दोनों बहुत अच्छा करेंगे, वो जो डिमांड करते हैं वो उनको दिया जाता है। लेकिन एक दिन पता लगता है कि ये लड़का तो फला जगह एक लड़की से छेड़खानी की है, अखबारों में निकल गया। उन पे क्या बीतती होगी, उन पे क्या बीतती होगी। तो ये तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से है, जो उन्होंने उसको दिया है कि हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे, उसके साथ धोखा हुआ। तो ऐसा ही जैसा एक परिवार में होता है, किसी यूनिट में अगर ऐसा होता है, देखिए दुख तो बहुत होता है कि ऐसा क्यों किया। वो लाख उसकी सफाई दे कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, दुख तो होता है। थोड़ा मैं इसके डेप्थ में जाऊंगी। You founded the STF and your only motive was to bring down Shri Prakash Shukla. क्या 24 घंटे आपके दिमाग में वो रहता था उस टाइम में? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि आपने इसको कौन से मोडस ऑपरेंडी से अप्रोच किया था? क्या अप्रोच थी आपकी? देखिए, अप्रोच तो हमारी ये थी कि उसने देखिए किसी को नहीं छोड़ा था। हाँ। मेरी इस किताब में दिया हुआ है, उस समय के एक मंत्री थे, उनको धमकाया उसने कि हम तुम्हें मार देंगे। उस समय के डीजीपी को धमकाया कि हम तुम्हें मार देंगे। ये इसमें जिक्र है, 10 कंपनी पीएसी लगाकर वो रहे। सबको फोन भी करता था वो कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ठीक है, बात भी की उसने, फिर धमकाया भी बात करते समय। तो अब हम लोग मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि वो जैसे खून सिर पे, भाई ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा है और किसी भी समय कुछ कर देगा ये, डर भी नहीं रहा है, और डर भी नहीं रहा है। इसे कानून का डर नहीं है, इसे लोगों का डर नहीं है, इसे पुलिस का डर नहीं है, इसे पॉलिटिकल लोगों का डर नहीं है, इसे बहुत बड़े बाहुबलियों का भी डर नहीं है। तो ये तो किसी लिमिट तक जाएगा। और फिर वही है कि कैसे किया जाए। हम ही नहीं, कोई ऐसा नहीं था मेरे अकेले सोचने से इतना बड़ा काम हो गया, पूरी टीम ने सोचा उसे और दिन रात सोचा। मैनुअल इंफॉर्मेशन आती थी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंफॉर्मेशन आई और ये कहा जाए कि नहीं कल सुबह देखेंगे। जो भी अवेलेबल है वो भागा देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। मोर देन 50% गलत इंफॉर्मेशन आती थी। उस समय तो मोबाइल बस शुरू हुआ था, केवल सीडीआर निकाल के लोकेशन देखने के काम आती थी। पहली बार हम लोगों ने पैरेलल पे लिसनिंग शुरू की थी इसी ऑपरेशन में। ठीक है ना, अब तो बहुत आगे है, तो सब कुछ है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पर अभी भी क्राइम है बहुत। नहीं, क्राइम तो देखिए मतलब, ऐसा जब तक समाज है तब तक क्राइम रहेगा। क्राइम कहाँ चला जाएगा? नहीं, किस पीरियड में नहीं हुआ क्राइम? हाँ, मेरे कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप के क्राइम्स आ गए समय के साथ। अब देखिए, पहले डकैती हुआ करती थी। जब आई स्टार्टेड माई सर्विस एज पुलिस ऑफिसर, साहब 20 डकैतों के एक गैंग ने गांव को घेर लिया चारों तरफ से। हाँ, बहुत कॉमन था। हाँ, बहुत कॉमन था। फिर उसके बाद मोटे मोटे दरवाजे लकड़ी के हुआ करते थे, वो कुल्हाड़ी लेके आते थे, उसको काटते थे। 1 घंटे में वो उसे दरवाजे को काट पाते थे। ठीक, भीतर जाते थे, जितने लोग जितने इनमेट हैं उनसे चाबी मांगते थे या ये पूछते थे कहाँ, क्योंकि लोग अलमारी था नहीं, जमीन में गाड़ते थे। बड़ी मोटी मोटी भारी भारी तिजोरियां जमीन में गाड़ी जाती थी, शादी ब्याह के समय निकाली जाती। तो मारते मारते इतना भी मर भी जाता था, कहाँ है। फिर उसे वो खोदते थे, फिर निकालते थे, फिर उसके ताले को तोड़ते थे 50 कदम 100 कदम जाके, और इस पूरी प्रोसेस में 4-5 घंटे लगते थे और उजाला होने के पहले जाते थे। ये क्रूड तरीके का क्राइम था, बिल्कुल बहुत ही नृशंस हत्याएं करते थे पैसों के लिए। अब तो नहीं है, अब नहीं है, अब वो क्राइम नहीं है। तो एक दौर था, वो चलना शुरू हुआ। अब जो क्राइम है उसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। साइबर क्राइम के बारे में किसने सोचा होगा कि हमारी जानकारी के बिना ही हमारे खाते से 20 लाख रुपए निकल जाएंगे।
जी। कभी किसी ने नहीं सोचा। और इसीलिए शायद आईपीसी सीआरपीसी में इस वाले क्राइम का कोई जिक्र नहीं था। तो समय बदला, समाज बदला, पुलिस बदली, विवेचना का तरीका बदला, और फाइनली इन सबको डील करने के लिए अपराध से संबंधित कानून बदलने पड़े और बिल्कुल उसका मूल स्वरूप चेंज करना पड़ा, क्योंकि क्राइम ही दूसरी तरह का हो गया, अपराध ही दूसरी तरह का हो गया, इसलिए चेंज करना पड़ा उसे। हमने काफी लोगों को बताया कि अब आप हमारे शो पे आ रहे हैं जी। तो 2-3 बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ। एक तो आप मुझे बताइए, एफआईआर रजिस्टर कराना डिफिकल्ट क्यों है आज के टाइम में? देखिए, उतना डिफिकल्ट तो अब नहीं है। डिफिकल्ट रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए, रिपोर्ट, जो आदमी 24 घंटे थाने पर बैठा हुआ है जी, मान लिया एक थाने के ऑफिस का स्टाफ 4 आदमियों का है, एक हेड कांस्टेबल है, 2 कांस्टेबल मुहर्री, जिसे मुंशी हम कहते हैं जी, उनको आदेश करने के लिए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बैठे होते हैं। हाँ, अब उसने एफआईआर लिख ली और उसके साथ ऐसा हुआ कि बहुत बार एफआईआर झूठी हुई, लेकिन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। हाँ। उसे लिखना पड़ेगा, किसी को अलॉट करना पड़ेगा, उसे मौके पे जाना पड़ेगा, वहां जाके केस डायरी लिखनी पड़ेगी, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो एफआईआर में तथ्य हैं वो सही हैं कि गलत हाँ। हैं। अगर गलत पाए गए तो वो खत्म हुआ। तो उसे मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ी जितनी जब वो सही एफआईआर होती। तो उसके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि ये सामने वाला जो बता रहा है लगता है झूठ है, सामने वाला जो बता रहा है वो लगता है झूठ। लेकिन बहुत चेंज इस मामले में आया, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चों के प्रति अपराध। पहले ये लिखने में बहुत हीला हवाली होती थी, पुलिस करती थी। ये 2 अपराध ऐसे हैं कि आप सूचना भी देंगे फौरन, वो सही हो गलत हो वो तुरंत लिखे जाएंगे। ऐसा पहले नहीं था। अब तो पहले ये है कि थाने में घुस के या थाने में जाके एफआईआर कराना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। जब तक आप किसी से फोन न करवा लीजिए, जब तक आप फिर या खुद लठैतों के साथ वहां जाइए और अगले को ये समझ में आए कि भाई तो लिखवा के मानेगा तो लिखा दे। तो देखिए, चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, और चेंज सोसाइटी भी चेंज हो रही है, पुलिस भी चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। अब इतना बड़ा 4 लाख का पुलिस बल है यूपी का, तो आपको एक वीडियो तो महीने में मिल ही जाएगा कि सब ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है जी। लेकिन आप उसको एज ए होल देखिए कि कौन सा बड़ा क्राइम इस समय ऐसा है जो वर्कआउट नहीं हुआ। कभी ये सोचिए कि आप किसी एक माफिया का नाम बता दीजिए जिसका अभी भी शोर है कि नहीं साहब ये माफिया है और अभी भी ये गुंडाई कर रहा है, आप बता दीजिए। आप किसी का नाम नहीं, किसी डकैत का नाम बता दीजिए। एक जमाना था कि उधर ददुआ, उधर निर्भय गुजर और जाने कौन कौन, इनका छविराम से लेके नीचे तक हर आदमी के मुंह पे नाम रहता था। आप पूछिए किसी से, किसी एक डकैत का नाम बता दें, नहीं बता पाएगा। किसी एक माफिया का नाम बता दें, नहीं बता पाएगा। तो चेंज तो होगा, लेकिन अब एकदम से आप ये सोचें कि क्राइम फ्री सोसाइटी, तो सोसाइटी है। अब कब क्राइम नहीं हुआ था? महाभारत में नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। कौन सा ऐसा काल था जब क्राइम नहीं हुआ था? अब तो सर क्राइम की मतलब आदमी तो चलो, पहले तो हम गैंगस्टर्स की बात सुनते थे या फिरौतियों की बात सुनते थे। अभी तो विमेन क्राइम्स ही है। मैं एक औरत हूँ पर मैं जानती हूँ कि उनको कोई डर नहीं है। बड़े शहरों में जैसे आप देखते हैं वो ड्रम का आ गया, वो मर्डर कर दिया हस्बैंड का। नहीं, एक बात अच्छा हुआ आपने ये छेड़ दिया। देखिए, पहले तो होता ये था कि नारी को अबला कहते थे जी। कोई भी नारी कमजोर है जी, उसकी स्थिति कमजोर है जी, परिवार में भी कमजोर है, समाज में भी कमजोर है, बेचारी है और बेचारी है वो जी। ठीक जी, बहुत ही इजी टारगेट है वो। हाँ। शहरों में भी इसी टारगेट था, और जहाँ कंबाइंड फैमिली है वहां भी घर के बाहर नहीं निकलेंगी, घर में सिर्फ खाना बनाएंगी। बच्चे पैदा करना और खाना बनाना ही इसी के लिए शादी होके आ पाएंगी। बहुत बड़ा खानदान है तो भी वही है, छोटा खानदान है तो अबला थी जी। उस पर अत्याचार होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। बहुएं जलाई जाती गईं, शादी के बाद गई, उनके साथ ससुराल वालों ने ऐसा व्यवहार किया कि वो उसकी मृत्यु हो गई। बड़े कड़े कानून लाए गए, डाउरी डेथ इसीलिए लाया गया
17-18 साल लग गए और जी। फिर डाउरी डेथ से अब रूह कांपती थी लोगों की जी, कि लड़की अगर आई है तो 7 साल जब तक पूरा न हो उससे बात न करो, बात ना अलग कर दो। जी। तो वो सिर्फ इसलिए था कि अत्याचार होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्या हो रहा है, आप पिछले केवल साल भर में मैंने हाँ। किस्सा गोई में ऐसे कम से कम 30-40 एपिसोड किए हैं जी, जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या कराई, हाँ, अपने एक्स से मिलके या जो अभी हाल में बना है उससे जी। मिलके। ये कभी सोच नहीं सकता था कोई। तो पहले भी होता होगा, देखिए हम पर कहते सामने रहे नहीं आता होगा। भाई वैसे तो पहले, अब क्या महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हो रहे हैं, हैं, हाँ, हो करेक्ट। रहे हैं और आदिकाल से होते आए हैं जी। और आदिकाल तक होंगे। जी। लेकिन उसका सुधार देखिए ना, आप लखनऊ की सड़क पे चली जाइए शाम को, आपको ये नहीं लगेगा कि साहब हम लूट लिए जाएंगे, हाँ, ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, वैसा नहीं है, वैसा राइट, नहीं है। राइट। अब नहीं है, आपके पास अधिकार है, अब तो सीसीटीवी कैमरे हो गए हैं, आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकती हैं, मत जाइए थाने पर, जी। आपकी चेन खिंच गई, आप ऑनलाइन एफआईआर करिए, आप उसका क्या उसमें हुआ इसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सब सुविधाएं हो गई। जी। मैं ये कह रहा हूं कि माइंडसेट कैसे बदला हाँ, कि कैसे? महिलाओं की, अब शादीशुदा महिलाओं, हाँ, और वो नीले ड्रम से शुरू हुआ, हाँ। फिर उसके बाद वहीं पर वो ऐसा हुआ बैंगलोर का कि केस अपने आया और वो उसको राजा रघुवंशी वाला केस हाँ। आया, उसके बाद मेरठ में ही एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए प्रेमी से मुजफ्फरनगर के सपेरों की एक बस्ती से एक सांप खरीद के ले आया, वो उसका जो प्रेमी था 3,000 या 4,000। पहले दबा के, गला दबा के अपने पति को मारा, फिर उसके पीठ के नीचे उस सांप को दबा दिया, तो वो बेचारा छटपटाएगा सांप, तो उसने 10-20 जगह उसे डंक मार दिया। तो 10 स्नेक बाइट उसके ऊपर आ गए। लोगों ने सोचा कि ये तो सांप काटने से मरा है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ और स्ट्रेंगुलेशन आ गया, तब जांच शुरू हुई, तब पत्नी पकड़ी गई। और एक दो नहीं, ऐसी पिछले, मैं किस्सा गोई की ही बात कर रहा हूं, आप देख लें पिछले 6-8 महीने में कम से कम 20 ऐसी घटनाएं हुई। तो ये तो अब देखिए, वुमेन लिब की बात लोग करते हैं, तो अब सब बराबर है, सब बराबर। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब अब वो अबला है, उसे मौका मिलेगा वो सबला भी हो जाएगी। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरे को बताइए सर, गट फीलिंग की बात है, आप पुलिस अफसर रहे हैं, आपने इनकाउंटर्स किए हैं, कैसे आप चले अपनी लाइफ में? गट भी आपका वर्क करता था कि सिर्फ डेटा? नहीं, गट फीलिंग तो तब आने लगी जब बहुत एक्सपीरियंस हो गया। शुरुआत में तब डाटा की भी बात, डाटा तो तब रजिस्टर्स में होता था। हमारे यहाँ एक रजिस्टर नंबर 4 होता है थानों में, जिसमें क्राइम के बारे में, उस थाने के क्राइम के बारे में होता है, कब लिखाया गया, कब इसमें केस डायरी हुई, कब अदालत में सबमिट हुआ, क्या फैसला हुआ, और रजिस्टर नंबर 4 में लिखा होता है। तब मोबाइल भी नहीं थे कि आपको सारा सारा डाटा आपको जो है फटाफट मिल जाए, सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं था जी। अब बहुत सुविधाएं हो गई हैं। तो जब धीरे धीरे जैसे कोई घटना स्थल पर पहुंचे, तो ये अंदाज लग गया देख के कि ये 5 आदमी होंगे कि 5 से ज्यादा होंगे। ये गट फीलिंग बता देती थी, हम ही को नहीं, जो हमारे साथ लोग हैं वो बता देते। फिर हम लोग उसमें देखते थे ये कौन सा गैंग हो सकता है। अच्छा, ये देखते थे उसके मोडस ऑपरेंडी से, उसकी टाइमिंग से, उसकी बोलचाल से, किस तरह से उसने धमकाया है, किस भाषा का प्रयोग किया है, लोकल हैं कि बाहर के हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स अगर आते थे, तो उसमें गट फीलिंग काम करती है। आपके हिसाब से सच सामने आता है? आता है, छुपता नहीं है? नहीं छुपता है। लोगों के लिए इस बात पे आपका क्या मैसेज है? नहीं, देखिए हम तो यही कहते हैं कि अपराध करने से पहले, चाहे आपने सोच समझ के किया हो या आपने परिस्थितियों वश किया हो, आपको ये 100 बार सोचना चाहिए कि आपका कानून क्या कहता है, और ये भी सोचना चाहिए, अब इधर 4-6-10 सालों की देख लें, अपराध करके कौन बच पाया। ये जो लिव इन रिलेशंस में आप देखें, लिव इन रिलेशन में 94% लड़कियां मारी गई। 3 साल का लिव इन था, 4 साल का था, 2 साल का था, इवन साल भर का था। लिव इन में रही
और उसका कारण दिया कि साहब एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए, हाँ। हम साथ रहेंगे तभी समझ पाएंगे। 2 साल तक समझ लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा आप शादी करिए, अब 2 साल हो गए और 2 साल में उस लड़के का वो दिमाग दूसरी जगह भागने लगा, पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा और फिर फाइनली उसको आप देख लीजिए मोर देन 90% लड़कियां मारी गई लिव इन में जी। तो किस लिए किया उन्होंने? और जो ये अभी पिछले 4 महीनों से हैं कि प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को मार दिया जी। लेकिन हुआ क्या? दोनों जेल गए, दोनों को सजा होगी। तो क्या रह पाए क्या वो? 100 बार सोचना चाहिए कि हम जो मुझे ब्याह के लिए आया है, हम उसको मार देंगे सिर्फ इसलिए कि हम और वो साथ साथ रह लेंगे, आराम से रह लेंगे, हमारी जिंदगी कट जाएगी। ऐसा जिन लोगों ने किया उनके साथ क्या हो, तो 10 बार सोचना चाहिए अपराध करने के, क्योंकि सच आ ही जाएगा, सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी आल्सो सर मतलब क्राइम साहब वो पहले अगर सच को छुपाने का परसेंट मान लिया 25% था जी, तो अब आप उसको केवल 2% मानिए और 1% मानिए तो सच सामने आएगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। इसी बात पे आपका रैपिड फायर राउंड करते हैं। हाँ करिए जी। One quality every real officer must have: courage or clarity? Patience. Good one. Your biggest strength in the field: instinct or intelligence? It's intelligence, not this. If not an IPS officer, writer, strategist or something unexpected, क्या बनते आप? मैं तो वैसे साइंटिस्ट बनता जो मेरा बैकग्राउंड था। Okay. One mission that changed you, toughest or proudest, and what was that mission? Formation of STF at that time. That changed you completely. Yes, it changed me completely. Varchasva in one word: truth, power, or war? Varchasva in what? The literal meaning of varchasva is a domination. Someone wanted to dominate others, dominate society, dominate crime, and dominate politics. So it's a domination by anyone. Okay. Verchesva of a political person, verchesva of a criminal, verchesva of a political party. It's all about it. हम आपकी नई किताब की बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एंड ये गुफ्तगू चलती रहेगी। आगे आपको दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। Once your book is out and मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ बात, मजा आया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी, बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, बात सुनी, अच्छी बातें कही और समझदारी की बातें पूछी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो अगर इस कॉन्वर्सेशन ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस जर्नी को आप लोगों तक पहुंचाइए, हमारे एपिसोड को देखिए एंड वेट करिए। हम जल्द आएंगे अपने नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।